गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिजिक्स में जो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया कि आवेश क्या होता है और आप किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, उस आवेशन की मैंने विधियां बताई। आज का जो टॉपिक है वो है आवेश का मात्रा क्या होता है और आवेश के गुणधर्म क्या है। आज इन दोनों टॉपिकों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले आज आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है एसआई पद्धति में एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम कूलाम। कूलाम को डिनोट करेंगे हम सी से। इसके बाद एसआई पद्धति के बाद हम बात करेंगे इसका सीजीआई मात्रक। तो सीजीएस मात्रक है इसका स्टेट कूलाम। मात्रक के और भी दो हैं, आवेश के दो और भी मात्रक हैं जिनको हम स्थिर वैद्युत मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रक भी कहते हैं। तो इसका जो मात्रक है स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रा को डिनोट करते हैं ESU से, और इसका दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक आवेश का सबसे छोटा मात्रक। दूसरा मात्रक होता है इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे बोलते हैं EMU। अब कूलाम में और फ्रैंकलिन या फिर विद्युत चुंबकीय मात्रक में क्या संबंध होता है? तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है एक कूलाम में 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या 3 × 10⁹ EMU। इसका सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। एक फैराड में 96,500 कूलाम होते हैं। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराड, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम। एक फैराड में 96,500 कूलाम होते हैं। अब बात करते हैं कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा। आवेश का विमीय सूत्र देखिए, पद्धति में एसआई पद्धति में मात्रा क्या है इसका एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका आवेश का विमीय सूत्र क्या बनेगा? एम्पियर का हो गया A और सेकेंड का हो गया T। तो इसका विमीय सूत्र हो गया आपका AT। ठीक है, तो ये आवेश के मात्रक हो गए, विद्युत चुंबकीय मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक। इसके बाद आवेश बहुत बड़ा मात्रक होता है किसी भी वस्तु के आवेश का, इसलिए हम और भी मात्रक यूज करते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। तो एक मिली कूलाम
10 की घात -3 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10 की घात -9 कूलाम और एक पिको कूलाम में 10 की घात -12 कूलाम। तो ये जो हमारे मिली, माइक्रो, नैनो और पिको कूलाम है, इनको हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं, करेक्ट। इसके बाद अब बात आती है कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। आवेश के गुणधर्म बात करेंगे तो मुख्यतः आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मापा या तोला तो जा सकता है, लेकिन उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं? आपकी अदिश राशि। अब अदिश राशि है तो इनका केवल और केवल क्या करते हैं? हम बीजगणितीय योग करते हैं। तो आवेश के गुणधर्म आपके 4 हो गए, और वो 4 गुणधर्म कौन कौन से, उनको मैं एक बार लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम उनका डिस्कशन करें। तो सबसे पहले पहला गुणधर्म आता है आवेश के गुणधर्मों में पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। दूसरा गुणधर्म है इसका विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता। इसका तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश संरक्षण नियम। विद्युत आवेश संरक्षण नियम। और चौथा लास्ट इसका गुणधर्म है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। तो इन चारों गुणधर्म के बारे में एक बार एक एक करके हम इनमें समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, पहला गुणधर्म है आपका आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होता है वह उस वस्तु में उपस्थित धनावेश और ऋणावेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। आवेशों की योज्यता का मतलब है कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त धनावेश तथा ऋणावेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु में धनावेश है +P। धनावेश कितने हैं? +P। और ऋणावेश है उसमें -NE। P धनावेश की संख्या, N ऋणावेश की संख्या। तो वस्तु का कुल आवेश क्या होगा? वस्तु का कुल आवेश हम क्या करेंगे? इनका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो कुल आवेश आएगा +P - N।
ई कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, P माइनस एन इंटू, अब हम कहते हैं कि यदि P ग्रेटर देन n तो वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित होगी। वस्तु कैसी होगी बेटा, धनावेशित होगी। क्यों होगी धनावेशित, क्योंकि धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा से ज्यादा है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो P माइनस एन इंटू ई कैसी राशि मिलेगी आपको, धनात्मक राशि मिलेगी। इसलिए वस्तु कैसी हो जाएगी आपकी, धनावेशित होगी। हम यदि कहते हैं कि यदि P लेस देन है n से, तो ये जो कुल आवेश का मान है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक होने से वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूं कि यदि तीसरा केस कहता है कि यदि P बराबर है n, तो P बराबर n है तो कुल आवेश कितना आएगा, यहां से 0। तो कुल आवेश जब 0 आएगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो आवेश की योज्यता का मतलब समझे आप कि आवेश की योज्यता क्या होती है कि किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होता है उस वस्तु में उपस्थित उसके समस्त धनावेश और ऋणावेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको सिंपली क्या करना है, उनको जोड़ना है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई आपके पास एक वस्तु और इस वस्तु में आवेश है +5e माइनस 3e +9e और -5e। तो इस वस्तु का कुल आवेश क्या होगा, इसका कुल आवेश क्या करना है अपने को, मैंने आपको बताया कि इन सभी का क्या करना है, अपने को बीजगणितीय योग करना है। तो 5e माइनस 3e माइनस 5e प्लस 9e, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो धनात्मक के हो गए 14e और ऋणात्मक के हो गए -8। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, प्लस का 6। तो ये वस्तु आपकी कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। कैसी हो गई, धन आवेशित। तो पहला गुणधर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है, उसमें समस्त धनावेश और ऋणावेशों के बीजगणितीय योग को ही हम क्या बोलते हैं, आवेशों की योज्यता। इसके बाद दूसरा गुणधर्म जो है इसका वो है विद्युत आवेश की निश्चलता। दूसरा गुणधर्म है इसका विद्युत आवेश की निश्चलता। अब इसको समझिए, देखिए कोई भी वस्तु है वह वस्तु किसी न किसी निर्दिष्ट तंत्र पर निर्भर करती है, लेकिन किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वह निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु जो है उसका जो कुल आवेश है वह उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। दूसरा गुणधर्म आपको विद्युत आवेश की निश्चलता। कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं है। निर्देश तंत्र के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं होता। वस्तु अगर आवेशित है तो चाहे वह स्थिर है चाहे वह गतिशील है, दोनों ही अवस्थाओं में उसका वेग कैसा होता है, एक समान होता है।
आवेश को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर Q से। तो आवेश अगर वस्तु स्थिर है और यदि वस्तु गतिशील भी है तो दोनों ही अवस्थाओं में वस्तु का जो कुल आवेश है वो कैसा रहता है, नियत। चाहे स्थिर अवस्था हो चाहे गतिशील अवस्था हो, आवेश सदैव कैसा रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया जिसे बोलते हैं आइंस्टीन का आपेक्षिक सिद्धांत का समीकरण। वो क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान m सदैव बराबर होता है m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। जहां m0 स्थिर अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है, v उसकी चाल है और c प्रकाश का वेग। तो गतिमान अवस्था में द्रव्यमान और स्थिर अवस्था में द्रव्यमान का जो संबंध होता है वह आपेक्षिकता के सिद्धांत से निकलता है। और उसका आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया था m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। तो यदि वस्तु का वेग बढ़ता है, अगर ये v बढ़ेगा तो m का मान m0 से अधिक हो जाएगा। अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान बहुत बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आवेश की, तो आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं कर रहा है, वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो रॉबर्ट ए मिलिकन नामक जो वैज्ञानिक है, उसने एक संबंध बताया कि आवेश और द्रव्यमान इन दोनों का अनुपात निकालें तो एक राशि वेग पर निर्भर कर रही है जबकि दूसरी राशि वेग पर निर्भर नहीं कर रही है। इसे हम बोलेंगे विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं इसे हम? विशिष्ट आवेश। तो Q/m आपका क्या हो गया? विशिष्ट आवेश हो गया। विशिष्ट आवेश क्यों बोला है? क्योंकि ये जो Q है वह वेग से निर्भर नहीं है जबकि m आपका वेग पर निर्भर करता है। इसलिए हमने Q/m को क्या बोला? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का अगर आप मात्रक निकालना चाहो तो इसका मात्रक क्या बनेगा? विशिष्ट आवेश का मात्रक, इसका मात्रक बनेगा कूलाम प्रति किलोग्राम। क्या मात्रक बनेगा इसका? कूलाम प्रति किलोग्राम इसका मात्रक बन जाएगा। तो दूसरी जो इसका गुणधर्म है विद्युत आवेश की निश्चलता, मतलब आवेश कभी भी निर्देश तंत्र पर या वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद आपका तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम आपने 11th में 3 संरक्षण के सिद्धांत पढ़े हैं। पहला संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत या संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा पढ़ा था आपने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा नियम आपने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। चौथा नियम आपका आता है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम ये कहता है या फिर ये गुणधर्म ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो उस वीडियो में आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। क्योंकि जब आप उनको घर्षित करते हो तो कांच का जो अणु है या परमाणु वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और जितने इलेक्ट्रॉन का कांच की छड़ त्याग करती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों का रेशम का कपड़ा ग्रहण कर लेता है।
इसलिए ग्रहण करने वाला ऋणावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला धनावेशित हो जाता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उतना ही होता है जितना एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी वस्तु उतने त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं के अलावा कहीं तीसरे स्थान पर जाकर नहीं बैठता। तो तीसरा जो गुणधर्म है उसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब विद्युत आवेश संरक्षण का नियम सभी प्रकार की रासायनिक, नाभिकीय, युग्म उत्पादन, किसी भी प्रकार की क्रिया है जहां पर दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं वहां पर ये नियम लागू होता है। मतलब ये जो नियम है वह है एक मौलिक नियम। कैसा नियम है? मौलिक नियम। तो तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है। दोनों कणों का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। जब ये दोनों परस्पर मिलते हैं तो इनके मिलने से नेट आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है और एक नए कण का जन्म होता है जिसे हम बोलते हैं गामा कण। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं E माइनस से और पॉजिट्रॉन को डिनोट करते हैं हम E प्लस। जब ये दोनों युग्मित होते हैं तो एक दो नए कण बनते हैं जिन्हें बोलते हैं गामा। गामा कण उदासीन कण होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। तो यहां पर देखिए, इस पर कितना आवेश है? प्लस माइनस का 1e। इस पर कितना आवेश है? प्लस का 1e। और इस पर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आवेश आएगा? 0। और गामा कण पर कितना आवेश हो गया? 0 प्लस 0 बराबर कितना हो गया? 0। क्रिया से पहले 0 थे और क्रिया के पश्चात भी क्या है? 0। यानी आवेश सदैव कैसा हो रहा है? यहाँ पर संरक्षित हो रहा है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया देखिए कि जिसे हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। एक गामा कण है और वह गामा कण टूट करके एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। तो यहां पर अभिक्रिया से पहले भी 0 आवेश है और अभिक्रिया के पश्चात भी 0, जो आप अभी ऊपर देख रहे हो। इसके बाद अगर मैं कोई नाभिकीय अभिक्रिया लेता हूं, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में एक नाभिक है यूरेनियम का 92 यूरेनियम 236। ये जब टूटता है
तो एक नया कण बनाता है जिसे बोलते हैं थोरियम। थोरियम का नाभिक बनाया। थोरियम के नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 90 और उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 232। और साथ में एक नया कण बनेगा जिसे बोलते हैं हम अल्फा कण या हीलियम 2He। तो इस नाभिकीय अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले के कुल आवेश देखिए, यहाँ पर जितनी द्रव्यमान संख्या होती है उतना ही क्या होता है, उस पर आवेश होता है। तो यहाँ पर आपके पास 236, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया, प्लस का 236 ई। थोरियम में कितना है 232, तो 232 ई। और हीलियम में कितना हो गया बेटा, हीलियम में 4 है तो इसका हो गया प्लस का 4 ई। इन दोनों को जोड़ेंगे 232 प्लस 4 ई, तो ये हो गया आपके पास 236 ई। तो अभिक्रिया से पहले भी 236 थे और अभिक्रिया के पश्चात भी कितने हैं आपके 236। तो इस प्रकार नाभिकीय अभिक्रिया में युक्त उत्पादन में अगर मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लेता हूं तो एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताता हूं। रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन है 7N14, ये जब हीलियम से क्रिया करता है 2He4, तो ये बनाता है फ्लोरीन। क्या बनाता है, फ्लोरीन बनाता है F9F18, जो बाद में ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो 8O17 प्लस 1H1 ऑक्सीजन का एक समस्थानिक बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि नाइट्रोजन में कितने हैं, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो प्लस का 14 ही हो गया। हीलियम में कितना है द्रव्यमान संख्या 4, तो प्लस का 4 ही हो गया। टोटल योग कितना हो गया इनका 18 ही। यहां पर फ्लोरीन बना रहा था, फ्लोरीन का कितना हो गया प्लस 18 ही। और फिर ये आगे जाकर के ऑक्सीजन में बदल रहा है, तो ये हो गया प्लस का 17 ही और प्लस का 1 ही। तो टोटल कितना हो गया प्लस का 18। अभिक्रिया से पहले भी 18 ही थे और अभिक्रिया के बीच में भी 18 ही है और अभिक्रिया के अंत में भी कितने हैं 18 ही। इसके बाद चौथा गुणधर्म आता है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। तो एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ए मिलिकन, उसने आवेश का क्वांटमीकरण दिया। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि जब वस्तु आवेशित होती है तो आवेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो कोई भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश उसका क्वांटा कहना। अगर किसी वस्तु में आवेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को या तो निकालना पड़ेगा या फिर उसमें इलेक्ट्रॉनों को देना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु को न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन से दिया जा सकता है। या तो उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और या फिर उस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो ये जो न्यूनतम मात्रा है इसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए दी गई आवेश की न्यूनतम मात्रा उसका क्वांटमीकरण है। चौथा गुणधर्म है आवेश का क्वांटमीकरण। किसी भी वस्तु में आवेश की न्यूनतम मात्रा आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है।
इसे ई से व्यक्त करते हैं। ई का जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। मतलब किसी वस्तु को न्यूनतम कितना आवेश दिया जा सकता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश दिया जा सकता है या उससे आवेश लिया जा सकता है कम से कम। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो आवेश होगा Ne, जहां N बराबर +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो। अगर वस्तु धनावेशित है तो N बराबर क्या होगा? धनावेशित के लिए N बराबर होगा 1, 2, 3 और ऋणावेशित है तो उसका मान होगा -1, -2, -3। तो ये आपके पास आवेश का क्वांटमीकरण हो गया, जिसका मान कितना होता है? Q बराबर Ne। हमेशा E के पूर्ण गुणज में ही आवेश का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार ये आपके आवेश के 4 गुणधर्म हो गए। इन गुणधर्मों में आप उनको नोट्स बना लीजिए और उनको आप लिखना प्रारंभ कर दें। इसके बाद आपका जो मोस्ट टॉपिक है वो आपका शुरू होगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।